नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? भूल तो नहीं गए हमें? भूलना भी मत। भूलने वाली चीज़ तो मैं हूँ नहीं। मतलब मैं ज़बरदस्ती अपनी तारीफ करता हूँ क्योंकि कोई करता नहीं है तो इससे अपना ताकत बनी रहती है। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मतलब इतना खतरनाक एग्ज़ाम नीट, खतरनाक नहीं है, अच्छा एग्ज़ाम है, बढ़िया एग्ज़ाम है। और बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, इतनी तपस्या कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस दुनिया में ना कुछ भी पाने के लिए बड़ा बड़ा मुशक्कत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी छोटी चीज़ हो, अगर चाय भी बनाना हो तो दूध लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तब जाके एक छोटी सी चाय तैयार होती है। तो ये तो फिर भी कैरियर की बात है। मेरी पूरी शुभकामना और मेरे ब्लेसेस, मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हों तो ऊपर वाले इस बात को कंसिडर करके प्लीज़ सभी का सिलेक्शन हो। क्योंकि वो एक एक्सपेरेंट नहीं होता, जो एस्पेरेंट जो तैयारी कर रहा होता है वो पेन समझता है कि एग्ज़ाम कितना ख़तरनाक चीज़ है तैयारी। और तैयारी किसी भी चीज़ की हो, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि इंसान दो ही चीज़ में या तो हाँ या तो ना आता है। और भगवान करे ये साल आप सबके लिए 2025 हाँ ही हो। तो बिना देरी की आज का सेशन में शुरू करने वाला हूँ आरबीटीएस का डिस्कशन। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे मैं आया हूँ। अब ना जाने कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, भगवान जाने। भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा मुझे, ठीक है? चलिए, तो सिंह सर का संकल्प। और जैसा कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, ऑब्वियस सी बात है। इज अ मैन, बात ही अलग है यार। नो वर्ड्स टू डिफाइन हिम। बस मुझे अगर भगवान से एक प्रार्थना करनी है तो मुझे सिंह सर की एक क्वालिटी चाहिए, पता है क्या? हार्ड वर्किंग। ऐसा हार्ड वर्किंग मेरे को मिल जाए ना तो मजा आ जाए यार। बस एक क्वालिटी यार, क्या क्वालिटी है भाई। और जो आज वर्चस्व बना हुआ है, जो रहेगा, दबदबा था सर का है और रहेगा, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सीपी सर है क्या? अब हमारे साथ सीपी सर भी हैं। आइए सर, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये हमारे सीपी सर। और सबसे पहला डेमो और इंट्रोडक्शन लेने वाले व्यक्ति यही है। ठीक है, और जो कुछ हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। और मेरे हर मार्गदर्शन में इन्होंने सहायता किया है। और कभी भी फिजिक्स में कोई भी डाउट हो, और सुप्रीम लीडर इन फिजिक्स। बस जीने दीजिए। नहीं, मैं बस पूरी कोशिश करूँ जिंदा रखूँ आपको। बाकी सर बहुत बेहतरीन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा आज का सेशन, ठीक है? तो मैंने अपनी बहुत सारी बातें कर ली, गंदी अच्छी जो भी लगी आपको। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। देखो बच्चा, जय रहा क्वेश्चन। एक शेप दिया हुआ है आपको, ठीक है? द रेडियस ऑफ कर्व पार्ट इज आर दे रखा है। स्ट्रेट लाइन इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, ओ पे फील्ड निकालना है। मजा आ जाएगा, देखो कैसे। ये एक वायर है, ठीक है? नोटिस करा ध्यान से। और ये एक ऐसे शेप दे रखा है, ये ना कुछ और है। हाँ ऐसे गया, ओके, यहां तक जाना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा। हाँ, तो मैं और अच्छा गोला बना देता हूँ, गोला अच्छा बनाता हूँ मैं। बहुत दर्दनाक गोला था ये। और ये लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट है। चलो, बहुत ध्यान से बनाता हूँ मैं, जल्दबाजी ना हो, आपको आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, मैं सबको लेकर चलता हूँ, ऐसा नहीं है बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें ऐसे बैठे होंगे, अरे सर अब तक आंसर बता देना चाहिए था। अब बातें बहुत करते हैं, बातों में तो सब कुछ रखा है बेटा। लोग बात कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एवरीथिंग इज योर कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये रहा। हाँ, डायग्राम ही गलत बना दिया क्या मैंने? हाँ, डायग्राम ही गलत बन गया। डायग्राम ऐसा है, ये वायर को सामने लो, ये इस तरह से, यस। आराम है, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं कभी जल्दबाजी नहीं रहता। ये यस, दिस इज द वायर। और ये सवाल का शेप है, मतलब क्वेश्चन में ही आया हुआ है ना, नोटिस करने वाली बात है। और ये रहा इस तरह से, ये रेडियस हमारा सेंटर ये रहा, और ये रेडियस आ रहा है, ठीक है ना? तो ये हम लेट सपोज ये ए बी है। और क्या क्या दे रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा है, फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है ना? बहुत कोई बात नहीं।
करंट का डायरेक्शन सही बनाना होगा, ये रहा करंट का डायरेक्शन। तो पहले हमने डायग्राम बनाया, अच्छे से बढ़िया सा डायग्राम था, ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम था, आपकी मोहब्बत ने बनाया। नोटिस करने वाले कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2, ये आर्क है, एंड दिस इज योर थर्ड। पहले ये फर्स्ट क्या है आपके पास, सेमी इनफाइनाइट वायर, और ये सर्कुलर आर्क का 3 हिस्सा है बच्चा। कितना एंगल है ये है 3π/2। भाई ये π/2 तो बच्चा 2π - π/2 कितना, π/2 + π/2 + π/2। और ये तुम्हारा फिर से सेमी इनफाइनाइट, ये O पे पूछा है, ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, R होगा। देखो आपको पता होगा ना, अगर मैं B1 की वैल्यू पूछूं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 निकालोगे तो B1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। वाई, बिकॉज वो जो पॉइंट है ना O, पॉइंट O इज अलोंग वायर AB। आपको पढ़ा होगा, अगर कोई पॉइंट वायर के लॉन्ग आ जाता है तो फील्ड इसकी वजह से कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो ये सेकंड वाला क्या है, आर्क है। सो आर्क के थ्रू फॉर्मूला जो था सर ने पढ़ाया भी होगा, μ0I/4π R इंटू थीटा। अगर कोई सर्कुलर आर्क है और किसी ने किसी डिस्टेंस O पे R रेडियस पे हमसे क्या पूछ लिया हमसे कि सर फील्ड कितना होगा। अब नोटिस करो यहाँ पर कितना होगा, μ0I/4π स्मॉल रेडियस R 3π/2, पाई से पाई कैंसिल, μ0 3I/8R। ये आया है फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, है ना। अब देखो डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसके थ्रू कोई फील्ड बना ही नहीं, बट इसके थ्रू फील्ड बोलेगा तो इनवर्ड, दैट इज क्रॉस, है कि नहीं, या फिर कुछ बुक्स में इसको -k भी लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट थर्ड थ्रू पूछेगा तो कोई थर्ड थ्रू क्या होगा, μ0I/4πR, बिकॉज दिस इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में अगर आपको वैल्यू सर ने सिखाया होगा कि वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0I/4πD sin अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। अल्फा इज 0 डिग्री एंड बीटा इज 90 डिग्री। ये होता है सेमी इनफाइनाइट थ्रू वायर थ्रू, सेमी इनफाइनाइट वायर। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, दिस इज इनवर्ट। नेट फील्ड कितना होगा, अगर बी नेट निकालना होगा तो वेरी सिंपल, B1 + B2, सॉरी ये क्या करते हैं, B1 + B2 + B3, और आपको पता B1 0 हो जाएगा, μ0I/4πR 3 μ0I/8R। अब इसका आंसर कोई मैच कर रहा है, देखें हम लोग, तो यहां तो कोई दिख नहीं रहा, हमको पहले इसको अरेंज करना होगा। भैया μ0πR कॉमन ले लेंगे हम लोग, I/4π अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3π/2 लिखना होगा, है ना, तभी तो वो अरेंज होकर वापस वही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत प्यारा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी, ये सारा पार्ट आपको आना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेसिक सवाल था, रॉकेट साइंस तो था नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो, लॉरेंस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लॉरेंस फोर्स क्या कहता है, लॉरेंस फोर्स कहता है कि लेट्स सपोज कोई एक चार्ज क्यू है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और उसमें यहां पर उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहां पर दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, और इन दोनों का कैसा सम होगा, वेक्टर सम होगा, ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। बट ध्यान रखना, सम कब होगा, जब दोनों की फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चार्ज क्यू है, वेलोसिटी भी है, वहां प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, Q into E, what about this, Q V cross V. This is the general formula of Lorentz force. A Lorentz force is nothing but sum of electrostatic force plus magnetic force when a charge move in the region of electric field and magnetic field.
एंड दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई थिंक फर्स्ट इज द करेक्ट होगा क्योंकि क्यू मल्टीप्लाई को वापस वही आ जाएगा। एंड दिस इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स। परफेक्ट, वाह। अब आइए सवाल देखिए, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। लेट्स सपोज प्रोटॉन पे चार्ज हमने क्यू माना तो मास कितना होगा m। अल्फा पता है ना आपको 2q 4m, ठीक है। ड्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ड्यूट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा 2m, और चार्ज तो सेम होता है ना, ठीक, हाँ ये होता है फाइनली। ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो आप चार्ज लिख लिया करो ऐसे कि प्रोटॉन पे चार्ज क्यों है, मास है माना, तो अल्फा पार्टिकल ट्वाइस चार्ज होता है, 4 टाइम्स मास होता है। ड्यूट्रॉन में चार्ज देखिए होगा बट मास 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है हमको? आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरी विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा देखो अब जब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है भैया। एक तरफ प्रोटॉन है, एक तरफ ड्यूट्रॉन है, और एक तरफ अल्फा पार्टिकल है। 3 पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। अब 3 पार्टिकल खास बात क्या है, अल्फा पार्टिकल पहले छोड़ो, पहले इसको प्रोटॉन को रेफरेंस लो। अगर प्रोटॉन का तुमने चार्ज क्यों माना है तो ड्यूट्रॉन के पास भी चार्ज क्यों होगा, बट अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 क्यों होगा। अगर तुम इसका मास m ऑफ प्रोटॉन लेते हो तो इसका ही मास 2 टाइम्स होगा, सॉरी, और इसका मास कितना होगा 4 टाइम्स। इस तरह से पहले डिवाइड कर लो। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो पहले आप चार्जेस के बारे में, मास के बारे में रिलेशन लिखा करो विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन m है तो यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, इस तरह से पहले लिखा करो। चार्ज रखा, चार्ज पहले इस तरह से लिखने के बाद पहले कूदा करो, पहले पता चला कि कूद गया सवाल पे। ऐसे नहीं होता, पहले आप इसको आराम से एकदम धरते जाइए, ऐसे करना है। नाउ क्या कह रहा है आगे, देखें सवाल। Having same kinetic energy are moving in circular trajectory in constant magnetic field। अब देखो सर्कुलर पाथ कब बनता है भाई, सवाल कभी आ सकता है। देखो वी एफ बराबर तुमने पढ़ा होगा Q V क्रॉस B, ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा? देखो मैं तुम्हें बहुत छोटी छोटी बात समझाता हूँ। अगर थीटा 0 है मतलब V और B पैरेलल है, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। अगर पूछता है तो थीटा अगर 180 बोलेगा तो V और B क्या होंगे आपस में, एंटी पैरेलल, तो पाथ क्या होगा फिर से, स्ट्रेट। बट अगर बोलेगा थीटा 90 डिग्री है तो V अगर B के परपेंडिकुलर तो पाथ कैसा होगा, सर्कल। और इनके अलावा कोई भी एंगल, जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी बोलेगा, हेलिक्स। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv अपॉन क्यूबी, और mu क्या लिख सकते हो, अंडर रूट mv, कुछ लोग क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यूबी, p इज मोमेंटम, और p को क्या लिख सकते हो, 2m k अपॉन क्यूबी। सो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट 2m अपॉन क्यू, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम फॉर एवरीथिंग। ये सेम था सभी के लिए, तो ये क्या क्लियर होगा कि नहीं होगा इस तरह से। सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2, सॉरी हाँ 2m अपॉन कितना था क्यू। अच्छा 2 हटा दो, 2 काहे रखे ही हो भैया, हम बेवकूफ है क्या, 2 रखे हैं, ये 2 आप मिटा दो क्योंकि 2 भी तो कांस्टेंट है ना, ये रहा इस तरह से। बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस और टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं 2 हटा दूं तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, मास और चार्ज, मास m था, चार्ज q था, है ना, परफेक्ट। अब मेरे को क्या चेक करना है, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, मास कितना है बच्चा, 2m अपॉन q। नेक्स्ट
रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बोल रहा है, अंडर रूट 4m अपॉन 2q, ये बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा m अपॉन q। तो पहले आप मास और चार्ज की रेशियो में लिखिए, देखिए ध्यान से, समझ में नहीं आया तो मैंने ये पूरा रिवाइज करवा दिया। अब नोटिस करो कि रिलेशन देखो, प्रोटॉन का रेडियस अल्फा रेडियस सेम आ रहा है बिकॉज m by q यहाँ पर भी है, रूट लगाना छोड़ दिया। भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, रूट ये 4 था, 2 बाहर आएगा, 2 कैंसिल हो गए, वापस यही जो था वो बन जाएगा। तो अल्फा और प्रोटॉन का रेडियस तो सेम दिख रहा है, बट ड्यूट्रॉन नोटिस करो वो रूट 2 टाइम्स ज्यादा है, तो आई थिंक ये इस तरह से होना चाहिए कुछ। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ कम विद द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, ये तो पहला ही ऑप्शन सही है। कितना प्यारा लग रहा है सवाल। तो देखिए एक सवाल नहीं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया। पहले तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, फिर आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, खाना खा के आए थे ना, ढिका ले रहे हैं। Two particle A and B, mass ma or ab respectively, having the same charge, moving in the plane, a uniform magnitude exists perpendicular to the plane. The speed of particle V and VB, the trajectory as shown in figure, बताओ क्या होगा। नोटिस करो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। बट हैव यू नोटिस कि रेडियस ऑफ A is greater than radius of B, and what the basic formula? It's a circular trajectory, है ना। तो रेडियस ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए, V ऑफ ए, टू पार्टिकल ए बी ऑफ मास एम ए दे रखा है, हैविंग सेम चार्ज, तो क्यू सेम है, आर मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी भी सेम है, एम बी इंटू वी बी, क्यू बी कैंसिल, सो व्हाट विल गेट एम ए इंटू वी ए विच इज ग्रेटर देन एम बी इंटू वी बी। दिस इज योर रिजल्ट। और कितना प्यारा सवाल है यार, आई थिंक दिस इज जेई प्रॉब्लम, और ये स्क्रीन टाइम में क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर बच्चा। इसमें कुछ था नहीं, यही इसमें कैच था, कैच यही था, आपको यही पकड़ना था, क्योंकि रेडियस बड़ा था तो रिलेशन चेक करना था। तो बहुत प्यारा सवाल है यार। रेडियस का रिलेशन रेशियो मत निकाल, बिकॉज इक्वलिटी का साइन सेट हो रहा है, तो इक्वलिटी कैसे निकालो, पहले ये तो पता है आपको, ऐसे स्टार्ट कर सकते, कैच यही था। Which particle have minimum frequency of radiation when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? अब आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी की बात, मतलब हो रहा क्या, कौन सी बात हो रहा है, सर्कुलर पाथ की बात हो रहा है। V सेम है, तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r बाई v, और V R की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ एम वी बाई क्यू बी, सो V से V कैंसिल, you will get 2 pi m upon qb. And look at this time period. If you want the relation between f and t, this is nothing but 1 by t, which is qb upon 2 pi m. Perfect. This is a frequency. And look, कह रहा है कि बच्चा सभी को same velocity. And look at this frequency, velocity. Frequency is independent of velocity. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सवाल यही आ जाता ना कि भाई किस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम है, नहीं, वो पैरामीटर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज क्यू बी एम, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, और जहां तक बी भी सेम ही है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, मींस जिसका क्यू बाई एम रेशियो ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बट सवाल क्या कह रहा है, मिनिमम। अब देखो ये लिथियम प्लस है ना, लिथियम प्लस है यहाँ पर, तो लिथियम पास कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ये होता है, और मास तुमको पता ही है बाबू, अच्छा खासा मास होगा, ठीक है ना। तो सबसे मास ऑफ लिथियम होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस सी प्लस सी, सारा खेल देखो, चार्ज अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, प्लस यहाँ पर भी है, चार्ज अप्रोक्सीमेटली सभी का सेम है, डिपेंड किस पे कर रहा है। सो क्यू इज सेम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका कम फ्रीक्वेंसी होगा। सो ऑब्वियस बात है, लिथियम केमिस्ट्री आप तो पढ़ ही चुके, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है आप पता ही कर सकते हो, है कि नहीं। इस अप्रॉक्स हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 4 या 8 या 9 जो भी होता हो, तो सबसे मास किसका है, लिथियम का है, फिर मास किसका है, हीलियम का है, फिर मास किसका है, प्रोटॉन का है, फिर मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। बट इन तीनों में सबसे अच्छी, चारों में अच्छी बात क्या है, दे हैव अ सेम चार्जेस, लाइक I has put the charge because this is a proton, this is an electron, this is proton, this is helium. So as you look the figure, what do you realize? That's a mass which have in this lithium is higher as compared to electron, proton and helium. But according to the question क्या कह रहा है, minimum frequency चाहिए ना अपन को सबसे कम. So it's totally depend on the mass which have the highest mass. That's lithium. Obviously बात उसकी frequency क्या होगी, सबसे कम. बहुत प्यारा सवाल था यार, बहुत जबरदस्त. इस तरह से आपको हर चीजों को रिवाइज करना है बच्चा, क्योंकि कम से कम ये रहे कि हाँ मजा आ जाए आपको, मतलब मजा आ जाए, मतलब मजा समझते हो, मतलब कि एक सवाल का कंक्रीट पता चले कि कैसे क्या हो रहा है.
कुछ रटना नहीं है। देखिए एक चीज मैंने समराइज किया है, उसके नोट्स बनाओ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड कैन बी। करंट सेंसिटिविटी मतलब देखो आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ तारों के शहर में। पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि बस ऐसे कूद पड़े हो। वैसे भी आरबीटीएस का सिलेबस बाप रे बाप, पढ़ाने वाला भी जिगरे में है और पढ़ने वाला भी जिगरे में है। सो लुक दिस, ये था हमारे पढ़ाया होगा सर ने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉइलिंग करते थे, ऐसे मस्त कॉइलिंग था यहाँ पर, जबरदस्त, है ना। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, बीच में बढ़िया से स्प्रिंग स्प्रिंग लगाया होगा सर ने, ये था पॉइंटर, ऐसे लगाया होगा, है ना। करंट सेंसिटिव मतलब क्या है ना, कितना ये सेंसिटिव है रोटेशन में एज वी इंक्रीजिंग द करंट। इसमें जो करंट जाएगा ना अकॉर्डिंग टू हमने अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और एक सर ने पढ़ा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है एज पर अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज और करंट, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। कितना सेंसिटिव है, लाइक हाउ मच दे डिफ्लेक्ट एज अकॉर्डिंग टू द करंट। हमने करंट देंगे तो तुरंत टॉर्क बनेगा, टॉ एम बी, है ना, एम आई इंटू ए कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये हमारा किसके बराबर होता है। अब पता नहीं आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, होता है ये नब अपॉन के। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक्चुअली सिलेंडर होता है ऐसा, है ना, सॉफ्ट एनकॉन का बना होता है, और ये इसका एरिया ऐसा दिखता है आपको, मस्त, ये ऐसा होता है। एंड दिस इज ए इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, के इज कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। स्प्रिंग इंस्टेंस यहाँ पर लगा होता है, फाइनली यहाँ पर ये स्प्रिंग दिख रहा है आपको, स्प्रिंग। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेंसिटिविटी। अब देखो ध्यान से क्या सवाल कह रहा है, किस पे डिपेंड करता है। इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, बिल्कुल, अगर बी बढ़ाएंगे तो कंसिस्टेंटी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। नेक्स्ट भाई पूरा ये कंसिस्टेंटी डिफाइन है ना, किस पे डिपेंड करता है, नब अपॉन के, नाप के, इस तरह से याद कर सकते हो आप। सॉरी कहाँ को, इंक्रीज द एरिया ऑफ द डिफ्लेक्शन कॉइल इंक्रीजेस, हाँ एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीजेस, वाह क्या बात है, एनवी कंक्लूज, तो ओवरऑल भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे, ऑल ऑफ द। दिस इज हाउ टू रिमेम्बर। देखो आपने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर आप मेरे साथ भी पढ़े हो ना तो मैं आपको छोटे क्वेश्चन के माध्यम से सब चीजें रिवाइज करवा दूंगा, लाइक कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ यार सही बोला, ये बंदा ये काम का है, चुको मैं हूं काम का यार, मानो या ना मानो। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत प्यारा सवाल है। अ चार्ज पार्टिकल मूव विद इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल। आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी कंसेप्ट बताया, सपोज यू हैव एन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, और अगर V और B के बीच में इनकेस एन एंगल 90 डिग्री है, सो व्हाट विल बी द पाथ, सर्कुलर पाथ। और मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, चैप्टर की शुरुआत यहीं से ही होती है ना। सो Q था, ये इस तरह से V होगा, एंड दैट्स गिव्स यू अ सर्कुलर पाथ, है ना। दिस इज योर रेडियस, नोटिस दिस वन। हैव यू नोटिस कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सिर्फ यही की बात नहीं, कहीं भी जाओ, FM बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस V, बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो, एंड दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे खास बात क्या होती है, जैसे मैंने कहा वेक्टर A है और वेक्टर B, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे चाहे A क्रॉस B, इसका परपेंडिकुलर हमेशा जो नया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, विच मीन्स F जो होगा वो V पे भी परपेंडिकुलर होगा और FM B पे भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। सो F डॉट V कितना होगा, फिर 0 होगा, और F डॉट B भी कितना होगा आपके पास, 0 होगा। ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स और चार्ज वेलोसिटी रिलेशन ये होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। अब नोटिस करो, सवाल ये पूछ सकता है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, सभी को पता होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। सो लुक एट दिस, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट ds, इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी वी वर्क डिफाइंड ds बाय dt। जिधर वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट क्या हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से। सो ds बराबर इज नथिंग बट v इंटू dt। कैन वी राइट दिस वन, यस, F डॉट
V into dt, and this is scalar quantity. What about this product? Is zero. As already told you, when a charge is moving in the magnetic field, its experience of force, which is nothing but Q cross V, V cross V. And as according to cross product rule, the force is perpendicular to both the velocity, both the component like velocity and V, which is perpendicular to the plane of V and B. And according to dot product, V dot B is 0, F dot B is 0, F dot B is 0. है कि नहीं? तो ओवरऑल वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, बिना सोचे समझे, इसमें कोई भी तड़ंगा ना लगाना, ऑलवेज जीरो होता है. बट हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल था काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा. नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको कहते हैं गोल्डन थ्योरम कहते हैं, व्हाट दे सेड, दैट्स नथिंग बट डेल्टा के इज नथिंग बट वर्क डन बाय अ फोर्स. और कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स. वर्क बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना है? जीरो. सो के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, आपका स्पीड कंजर्व है. के का बेसिक फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. मास कभी नहीं बदल सकता, उन्हें स्टैटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी आइंस्टाइन की. वी इज व्हाट? वी इज यूनिफॉर्म, एंड वी इज यूनिफॉर्म नथिंग बट स्पीड. स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन सेम. लेट्स सपोज, मैं कहना क्या, जैसे सपोज करो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल, तो यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी. और आप जैसा कि पढ़ चुके हो, मॉड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग इज कॉल्ड स्पीड. आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो मैंने एक एक चीज अच्छे से रिवाइज करवा दिया बच्चा, थ्रू द होल कंसेप्ट ऑफ F बराबर क्यू क्रॉस बी. मुझे नहीं पता, शायद बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो सकते हो सकता है कोई नोविस हो जो अभी जस्ट सीखा हो. तो ये इससे फायदा क्या होगा ना, सभी का सब कुछ कंसेप्ट रिवाइज हो जा रहा है. तो आई थिंक ये तो बिल्कुल मजा आ गया यार. कह रहा है कि हाँ बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. कौन सी काइनेटिक? बिल्कुल सही. और फोर्स एट परपेंडिकुलर वेलोसिटी, बिल्कुल फर्स्ट भी सही है, सेकंड में सही है. और कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है. फोर्स परपेंडिकुलर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वर्क डन जीरो का, वर्क डन के हिसाब से ही काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल होता है. तो बिल्कुल सेकंड सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सेकंड ही वजह है फर्स्ट को होने के लिए. तो ओवरऑल फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये कंसेप्ट आपको बच्चा. ये मैंने सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आरबीटीएस का सिलेबस बहुत खतरनाक है. क्योंकि बहुत सारे बैच फ्रेशर बच्चे भी हैं बेचारे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लोड लेना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है. तो इनके लिए भी एक शार्प रिविजन मिल जा रहा है इनको. परफेक्ट. चलो, मैच द सिमिलर कॉलम, सॉरी मैच द कॉलम है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेट वायर, ये तो पता होना चाहिए. स्ट्रेट वायर लॉन्ग वायर बोलना चाहिए था. क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. कोई है दिख रहा है? पाई से पाई कट गो, 2 से 2 नहीं है तो यही है. ये दिख रहा है. ये कट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. तो इसे समझ में आ गया ए का आर. ये तो फर्स्ट, ये तो पहले ही सही होगा. देखो एक सही किया, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पढ़ाया था. फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो वो भी लिख सकते हो, तो ये हो सकता है. अगर नंबर ऑफ टर्न तो क्या होगा? b का q. सही है. और c को ऑब्वियस से बात इस तरह से आप अरेंज करके लिख सकते हैं. तो बहुत आसान है बच्चा, बहुत अच्छा आसान है, बहुत आसान है बच्चा. इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपको आना चाहिए. मी नॉट एन आई तुम्हारा ये हो गया. सोलेनॉइड का तो मी नॉट इंटू एन आई हो गया. सो ये हो गया. बहुत अच्छा. सॉरी बी नहीं, हाँ ये थोड़ी एक्सेस पे तो पता ही है फॉर्म आपको. बहुत आसान है बच्चा, ये तो आसान था. 9th, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m. ठीक है. पोल स्ट्रेंथ कितना दे रखा है? m. परफेक्ट. नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेट्स सपोज दिस इज l. तो m क्या डिफाइन होगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ. ये डिफाइन होगा क्या? तुम्हारी मोहब्बत में एक डब्बा बनाता हूं, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तब ईच का कितना होगा? लो भैया, डिवाइड करने पे क्या फर्क पड़ेगा सर? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बार में की खास बात है, जैसे काटोगे, अगर मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, तुरंत साउथ पोल, दूसरा पोलरिटी अपने आप हमेशा डाईपोल में बनता है. हमेशा क्या होता है? डाईपोल एग्जिस्ट करता है मैग्नेट. अब लेंथ कितनी हो जाएगी? l/2. सो m डैश नथिंग बट स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस l/2 विच इज नथिंग बट m/2. ये रहा आपका बढ़िया सा रिजल्ट. तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? आई थिंक सेकंड इज द करेक्ट. बढ़िया, बहुत बढ़िया. A magnetic dipole with space in uniform magnetic field, net force
एक्सपीरियंस ऑन द डाइपोल, डाइपोल समझते हो, बार मैग्नेट, यूनिफॉर्म फील्ड लेना है। अच्छा सवाल अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो, देखो अगर सवाल क्या होता, अगर सवाल नॉन यूनिफॉर्म होता, अभी मैं बताता हूँ, तुम मैग्नेट को कैसे भी रखो, ये बार मैग्नेट रखा डाइपोल, ठीक है, दो पोल, एक पे फोर्स किधर लगेगा, m इंटू बी टू राइट साइड, दिस टू लेफ्ट साइड, m इंटू बी, विच इज ऑब्वियसली नेट टॉर्क तो होगा, टॉर्क बराबर क्या था, m क्रॉस बी था। इसी को हम लोग कहते हैं कपलिंग फोर्स कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, कपलिंग तो आपने वर्ड सुना ही होगा, डेली सुनते ही होंगे, बट नेट फोर्स जीरो है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। सवाल ये बन सकता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या टॉर्क भी जीरो होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही जवाब, क्यों, क्योंकि आप तो ये पढ़े हो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, और बकलोल तुम कहोगे एफ जीरो, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नेट फोर्स जीरो तो मे बी मे नॉट, ध्यान रखिएगा। क्या अच्छा इसमें इक्विलिब्रियम है, नहीं, कौन सा मोशन है इसमें, रोटेशन होगा, ट्रांसलेशन जीरो है, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला। To look at this, how to revise mechanics, each and everything. But in case of non-uniform field होता तो B1 B2 होता, फिर B1 is not equal to B2, so maybe force F naught is not equal to 0. ध्यान रखना, this is for non-uniform. Clear? So this is a case of uniform, this is a case of non-uniform. Is always 0 for uniform, but for non-uniform case तब हमें चेक करना पड़ता, चेक कर, तब ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ बाबू, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कभी भी सवाल ऐसा है कि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो का तो टॉर्क जीरो का, नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स मे और मे नॉट, इट डिपेंड ऑन द कंडीशंस। नाउ 11th क्वेश्चन, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सिचुएटेड इन इट्स एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b, द वर्ड इन रोटेटिंग द, ओके ओके, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हम आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म ही केस चलता है जहां तक, लुक एट दिस, और अगर आपने इसको सपोज को एक मैग्नेट है, अरे बाप रे, ईबीपीए वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, या फिर चेंज पोटेंशियल जी बोलेगा, एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, दिस इज फॉर्मूला। अब हमें तुम्हें बताना है कि इसका वर्क डन बाय कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स। पहला एंगल कितना था, जीरो था, अब सॉरी, तो एम बी कॉस जीरो, कोई भी एंगल स्टार्टिंग में जीरो ही मान के चलना होगा, कॉस 180, सो इट विल गिव यू 2mb, परफेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लस 2mb, नॉट अ माइनस mb, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको 180 डिग्री रोटेट करवाएंगे चाहे जैसे सेंस में हो, तो पहले 0 डिग्री था, अब 180 हो गया, कहेगा पूरा 360 रोटेट करें तो वर्ड जीरो होगा। अब परमानेंट मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट ऑल सब्सटेंस का, भैया प्लास्टिक को खींच लेता है, नहीं, अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ, एंड रिपेल ऑल मैग्नेट, ना, अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक नहीं, अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तो बचपन में बच्चा बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा प्यारा सवाल है, किसका फील्ड पैटर्न सही है, आउटसाइड बी जो होता है, आउटसाइड जो होगा बाहरी, नॉर्थ से साउथ होगा, और बी इनसाइड कोई बोलेगा साउथ टू नॉर्थ होगा। देखो अब कैसे, ये दिख रहा है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड नहीं दिखा तो ये गलत हो गया, ये उल्टा दिखा रहा है, साउथ से नॉर्थ अंदर भी नहीं तो भी गलत है, यहां दिखा रहा है कि ये इनसाइड नॉर्थ से साउथ नहीं, गलत है, कहाँ है, तो फोर्थ, बिकॉज नॉर्थ से आउटसाइड, बाहर साइड, इनसाइड नॉर्थ, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ सकता है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ 4 mm, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ इतना, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, m इंटू एल, m कितना था आपके पास 4, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पूछा गया था आपसे, l कितना था 0.01, सॉरी 0.1 ही होगा ना, सॉरी 0.1 मीटर, सो m कितना हो गया 0.4 मीटर इसका। ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो लप्पू चप्पू का सवाल है, ये तो कर ही लियोगे आराम से, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी क्वांटिटीज आर डायमैग्नेटिक के लिए बताओ कमेंट सेक्शन में, म्यू आर म्यू
मेवार क्या होता है? देखो जब वो डायमैग्नेटिक बोलेगा बच्चा, ये सब तुमको एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चा, प्लीज इसको रट लेना बाबू। तब तुम्हारा रिलेटिव पैरामीटर क्या होगा? लेस देन 1। किसकी बात कर रहा है? डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के लिए बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे प्लीज। और ई आर जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 1, ये लिखो इस तरह से। देखो किसका सेट हो रहा है, डायमैग्नेटिक की बात करें तो 1 से छोटी वाली कौन सी? या तो फर्स्ट होगा तो सेकंड होगा, और ई आर 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट। ये तो एक लाइन में मैंने उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लागे। इफ द सस्टेबिलिटी ऑफ डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक्स आर इतना, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पढ़ाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, बट ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा बच्चा। ये रिलेशन इस तरह से होगा, पहले किसका होता है? फेरो का होता है सस्टेबिलिटी, फिर किसका होता है? पैरा का होता है, फिर डाया का होता है। डीपी एफ, डीपी चाहिए एफएसटी का, इस तरह से याद कर सकते हो, डीपी एफएसटी का इस तरह से याद कर सकते हो। क्या बात है, डीपी डीपी ना, डेली प्रेस्टिन एफएसटी का इस तरह से याद कर सकते हो। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें तो सच में भगवान कसम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा ही पढ़ा हो तो आराम से कर सकते हो। द मैट्रिक्स सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, जल्दी बताओ क्या डिफाइंड है? बहुत सिंपल, इंटेंसिटी पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान पेपर है यार, क्या दे दिया इन लोगों ने, बहुत आसान। द मैट्रिक्स सब्सटेंस ऑफ पैरामीटर इज, क्या होता है बताओ बताओ? मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ पैरामीटर सब्सटेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और क्या होता है बच्चा? बट स्मॉल होता है। अब ये सब तो प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी पड़ेगी बच्चा, बिना याद नहीं है तो फिर बताओ, फिर मैं तुमको अलग से इसको पढ़ाऊं, पागल हो जाओगे पढ़ने के बाद। एक सेकेंड फोन देख लेता हूं, अभी मैं बात नहीं कर सकता किसी से। क्वेश्चन नंबर 19, इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, इट इज, क्या बोल रहा है बच्चा? इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट टू नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। अगर मैं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉर्थ और साउथ पोल में जाऊंगा तो क्या प्रॉपर्टी होती है बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में? दे विल रिपल फॉर ईच केस, यहां पर भी रिपल करेगा, इस केस में भी रिपल करेगा, तो रिपल बाय बोथ पोल्स। अरे वो तो पूरी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म का सवाल आ रहा है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड इन द करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, रख दिया, लो अब बताओ, रखा फेरोमैग्नेटिक, तो द मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इंक्रीज कर देगा, लार्जली इंक्रीज करेगा बच्चा। एक लाइन का अच्छा सवाल है यार, ये सब तो एकदम तुम यार तुम उड़ा देना चाहिए तुम लोगों को। द वेरिएशन ऑफ मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूटिव टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, कैसा होता है बच्चा? इंडिपेंडेंट होता है, तो कौन सा होगा क्वेश्चन? निगेटिव भी होता है, सॉरी, हाँ इंडिपेंडेंट निगेटिव होता है। अब बताओ, फर्स्ट तो होगा नहीं बिकॉज इज पॉजिटिव, हाँ इंडिपेंडेंट है बट पॉजिटिव है, तो सेकंड इज द करेक्ट क्वेश्चन। 22 का ब्रेक, परफेक्ट। ये यार ये कैसा है यार, मतलब मेरे तो मजा इसमें आया यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब जो बताया ना यार, इसको तुम बहुत कायदे से, इसको तुम दिल जान मोहब्बत से अच्छे से सीखना बच्चा। ये सब सिखाया ना, ये सब पॉइंट्स लिखवाया जो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तुम्हारे सब में है कुछ नहीं बच्चा, बस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड दे वेरी वेरी इजी, आराम से करो। क्या बोल रहा है बच्चा क्वेश्चन 23, देखते हैं। The variation of intensity of magnetization with respect to magnetization field in a diamagnetic substance described by the graph. तो बताओ I by H किसके लिए बच्चा? magnetization I with respect to magnetization of क्या हो diamagnetic substance के लिए? इस नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव होगा नहीं होगा बच्चा, तो फाइनली कौन सा होगा? अगर I वर्सेस H का ग्राफ देखेंगे तो डायमैग्नेटिक के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना भाई, ये तो लेकिन नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? OC, परफेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। भाई क्या है यार ये सब यार। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर है ना, वहां पर तुमको कुछ नहीं करना, तुम जाके बस एक बार लग कर ध्यान से पढ़ लो आज, और जब एग्जाम आएगा नीट का तब उससे पहले 1-2 महीना पहले, मतलब 15-20 दिन पहले हपक के पढ़ लो, बस बहुत है यार। इसमें तो बहुत आसानी है, वो पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसमें आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी इसमें, फिर कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बच्चा कि आपको दिक्कत होगी, आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना क्या मतलब कि हल्का से याद करना पड़ेगा, अपनी शीट घर में लगा लेना है, मतलब डायमेट्रिक पैरामेट्रिक और उसकी सारी प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो मैंने अच्छे से रिवाइज करवा दिया, ठीक है बच्चा। इसके बाद अपन के सर रोहित सर आएंगे, धुआं धुआं मचा देंगे आपके लिए।
एंड आई होप आपका सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन बहुत छोटा सा था, मुझे लगा कि बढ़िया बढ़िया खतरनाक सवाल होंगे, और कुछ जो लगे मैंने उनको बहुत डिटेल में बताया, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। और ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, ये टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड बाबू, इसमें कुछ भी फॉर बट नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा। बेटा क्वेश्चन नंबर 24, there in hydrogen atom an electron is revolving in the orbit of radius 0.53 angstrom with 6.6 into 10 power 15 rotation per second, magnetic field produced at the center of orbit। तो अगर बात की जाए सेंटर ऑफ ऑर्बिट की, तो यहां पर अगर इसका रेडियस आर है आपका, करंट फ्लो है आई, तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन होता है नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखा है, सिंगल लूप की बात करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब अगर आई की बात करें तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी, क्यू इंटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये चीज यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो बी बराबर म्यू नॉट क्यू न्यू अपॉन 2r, ये आया। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब आपका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और आपका रेडियस भी दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और ये रोटेशन पर सेकंड दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। अब इस फार्मूले पे अगर वैल्यू पुट कर दे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, आपका 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और 6.6 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन रेडियस, आपका जो रेडियस आ रहा है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये 2 आ गया। देखो माइनस 11 और ये प्लस 15 कितना हो जाएगा 26, और माइनस 19 और माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 26। तो ये पावर तो बेटा हो गई सेट। तो ये 1.6 इंटू 2 करोगे 3.2 आएगा, 3.2 इंटू 66 इंटू पाई अपॉन 53, ये आया। अब अगर 66 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 132 कैरी कर गया 13, 66 इंटू 3 करने पर आएगा आपका 208, 208,221, ये आया 3.14 अपॉन 53। 628, 6 62, 314 और 370, 37, 628, 628, 658, 658, 665, 314, 628, 628 और 66, 628 और 20, 80, 394, और ये कितने 213, ये आया। 53 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका, इसके आगे सॉल्व कर लेना बच्चा, जो भी आए बस वो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो करंट कैरिंग कॉइल है उस पर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो जब एनर्जी स्टोर की बात करते हैं तो वहां पे कॉइल पे आपको चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। अगर यहीं पे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो आपका इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। करंट कैरिंग वायर इन नाइबरहुड प्रोड्यूस, तो अगर करंट कैरिंग वायर की बात करें तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चारों तरफ, क्योंकि यहां पर अगर हम वायर की बात करें तो उस पर जो चार्ज होता है वो फ्लो हो रहा होता है,
ओके, और नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल of the radius a and a distance a from center of coil and perpendicular to the axis of coil। अगर बात की जाए, एक आपकी कॉइल हो गई, ये एक्सिस पर कोई डिस्टेंस हो गया, ये आपका जो रेडियस दे रखा है वो a दे रखा है। अगर ये डिस्टेंस x हो गया तो ये डिस्टेंस हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस एक्सिस पे बी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहे तो बी एक्सिस होगा आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ए है, टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 की होल पावर 3/2, ये आपका आएगा। ओके, ये एक्सिस पर आ रहा है बच्चा, कहां पर आ रहा है, एक्सिस पर आ रहा है। और अगर यहां पे जो निकालना है सेंटर ऑफ कॉइल एंड परपेंडिकुलर, अगर सेंटर की बात करें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है, एन आई अपॉन 2r होता है। तो अगर बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का रिलेशन देखा जाए तो वो रिलेशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये रिलेशन होता है। ठीक, अब अगर यहां पे देखा जाए तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो, 2√2, क्या लिख सकते हो, 2√2। तो इस वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। तो 27 का आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। 28, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट अ डिस्टेंस r एंड एलिमेंट कैरिंग अ करंट I। अगर एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाए dl, करंट I फ्लो हो रहा है, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो आपने पढ़ा dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। और जो डायरेक्शन हो गई वो आर कैप हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, आर कैप हो गई। तो अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये। ठीक, तो यहां पे देखो ऑप्शन जितने भी दे रखे वेक्टर में दे रखे, और सबने पढ़ रखा होगा यूनिट वेक्टर, तो आर कैप बराबर होगा आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, मॉड आर मतलब आर। तो यहां पे डीबी वेक्टर बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बन गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस टाइप का सिमिलर आंसर मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ चार्ज q कूलम मूव इन अ सर्कल एट n रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज r मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहां पर जो रेडियस ऑफ सर्कल है आपका वो कैपिटल R दे रखा है। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये होगा। अब पूरे क्वेश्चन पे I नहीं दे रखा, तो अगर I को चेंज करना चाहे तो I बराबर होता है Q अपॉन T, और T आपका टाइम पीरियड है, मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। और यहां पर जो चार्ज Q है वो n रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी होता है आपका बेटा 1 अपॉन n, जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन 1 अपॉन टी। तो यहां पर आप Q इंटू एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि n आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब I की वैल्यू को अगर वहां पे पुट किया जाए तो B बराबर म्यू नॉट क्यू एन अपॉन 2r, म्यू नॉट क्यू एन अपॉन 2r। अच्छा, म्यू नॉट की अगर वैल्यू लिखी जाए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 क्यू इंटू एन अपॉन 2r, तो 2 से डिवाइड करोगे
तो ये आएगा 2 पाई एन क्यू अपॉन आर इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये यूनिट होता है या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पे लिखा है, 2 पाई एन क्यू अपॉन आर इंटू 10⁻⁷ थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो 29 हो उसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए सॉरी पीछे चला गया मैं। A solenoid at 1 meter length and 4 centimeter diameter poses 10 turn per centimeter. Okay. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis inside the solenoid. अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है आपका B बराबर म्यू नॉट एन आई। अब जो एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। देखो यहां पे जो भी वैल्यू ली जा रही है वो एमकेएस या एसआई सिस्टम पे ली जा रही है। तो यहां पे जो 10 टर्न पर सेंटीमीटर लिखा गया है इसको हमें टर्न पर मीटर में चेंज करना होगा। तो सबको पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² रखेंगे, वो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ठीक। अब बेसिक जो फार्मूला है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट की जगह लिखा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये आपका आ गया 10⁻³ और आई कितना दे रखा है आपका 5 एम्पियर। तो 20 पाई हो गया, 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि 20 पाई था, एक पावर इधर आ जाएगा तो 2 पाई इंटू 10⁻³ आएगा। ओके, न्यूटन आप टेस्ला लिख सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन होगा 30 क्वेश्चन नंबर 30 का वो आपका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड। अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा जो फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड है म्यू नॉट एन आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनाइड वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी प्रोपोर्शनल टू क्या है आई है। जो फ्लोइंग करंट है उसके भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसका दूसरा फार्मूला भी लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है, एल होता है आपका लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ ऐसा दिख रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो 31 का आपका सेकंड ऑप्शन है। 32 द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विल बी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर कोई कंडक्टर है इस तरह, तो यहां पर अगर हम कोई प्लेन बनाते हैं इससे, तो ये जो प्लेन होगा इस कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह से पास हो रहा होगा, और ये प्लेन इस कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती है। वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि करंट किस तरफ फ्लो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे फ्लो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फ्लो रहा है। और जितने भी ये सर्कुलर लूप देखेंगे आप, उन सबका सेंटर जो होगा वो वायर पर ही होगा और वो भी किसी एक पॉइंट पर होगा। ओके, तो ये एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहां पे पहला लिखा अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल गलत है। रेडियली आउटवर्ड, ये भी गलत है। सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, हाँ ये सही है। हेलिकल नहीं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड। तो 32 का आपका थर्ड ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 at a distance of 10 centimeter from a long straight wire carrying current, the magnetic field is 0.04 Tesla. At a distance of 40 centimeter, the magnetic field will be. लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला गया है, तो यहां पर क्योंकि करंट तो सेम है, B प्रोपोर्शनल टू I और B प्रोपोर्शनल टू 1/R, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे B प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/R। और इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें तो B1/B2 R2/R1, जो B1 है आपका 0.04 टेस्ला है, B2 आपको कैलकुलेट करना है, और जो आपका R2 है वो 40 सेंटीमीटर है,
और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये B2 जो आएगा आपका 0.01 टेस्ला आएगा। ओके, 0.01 टेस्ला आएगा। तो योर राइट आंसर इज फर्स्ट, तो 33 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, in the figure shown there are two semicircle of radius r1 and r2 in which current is flowing, the magnetic induction at center O will be। हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। यहां पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड होगा, ये हो गया। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर दो सेमी सर्कुलर लूप दिखाई दे रहे हैं, दो सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम सेमी सर्कुलर की बात करें तो सेमी सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से जो फार्मूला बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4R बन जाएगा। क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर सर्कुलर आर्क की बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। अब थीटा को हम रेडियन में लिखेंगे तो फिर यही आने वाला है अपना, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों लूप में आप देखो करंट की डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसकी वजह से भी आपका, इसकी वजह से भी क्या होगा, अंदर होगा। और नीचे वाले भी सेमी सर्कुलर की वजह से क्या होगा, अंदर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वजह से जो B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन 4R1 हो जाएगा और B2 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R2। जो B1 और B2 है वो सेम डायरेक्शन पर है, ये लिखा है देखो। क्योंकि अगर दोनों पे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो जो नेट होगा वो हो जाएगा B1 प्लस B2। तो B नेट बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर आप एलसीएम लेंगे, नीचे वाला सोल्यूशन डिपेंड करता है कि कहां तक आपके ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक ना। तो वहीं तक हम सॉल्व करेंगे उसको। और जब इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि ये आपका थर्ड ऑप्शन हुआ, म्यू नॉट I अपॉन 4R R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। 35, a circular coil A has a radius R and the current flowing through it is I. Another circular coil B has a radius 2R and if 2I is the current flowing through it, then magnetic field at the center of circular coil are in the ratio BA to BB। ओके, अगर हम BA की बात करें, सर्कुलर कॉइल है तो म्यू नॉट IA अपॉन 2RA। BB की बात करें तो म्यू नॉट IB अपॉन 2RB। डिवाइड किया जाए म्यू नॉट से म्यू नॉट ये कैंसिल हुआ, IA अपॉन IB इंटू RB अपॉन RA, ये हो गया। तो BA अपॉन BB, अगर IA की बात करें तो I हो जाएगा, दूसरे वाले B वाले पे करंट क्या है 2I है आपका, RB आपका क्या है 2R है, और A का रेडियस क्या है R है। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जो रेशियो आया आपका 1:1 आया, और ऐसा आपका फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ एन टर्न बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। ये आपका एक
बस म्यूट नहीं हुआ बच्चा, अभी थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा, मैं अपना काम कर दूं यहाँ पे तब तक। देखो जो साइड है वो आपकी क्या है, 2L है, तो ये जो होगा ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ये, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 होगा। इस पे करंट आई फ्लो होगा इस तरह, ठीक है ना, ये चीज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इस तरह का कोई वायर होगा तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका की कॉन्सेप्ट होता है। इसकी हेल्प से हम लोग सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी भी एक साइड की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे बाकी तीनों के लिए भी सेम होगा, तो लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो अगर B1 लिखे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहां से डिस्टेंस क्या दे रखा है L, एंगल आपके 45 है, ये 1/√2 2/√2 आएगा ये, और इसको सॉल्व करने पर ये √2 आया, ठीक। अब अगर हम बात करें सेंटर पे, तो ये चारों भुजाओं की वजह से अगर देखा जाए तो 4V1 लिखेंगे, तो यहां पे बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 आई अपॉन एल इंटू 4। बेटा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ये आया। अब यहां पे देखो n टर्न है, तो b टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न n इंटू बी सेंटर, तो जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई एल। आप शुरुआत से भी n लेके चल सकते हैं, आंसर सेम ही आना है उससे, ठीक है ना। ये करेक्ट कैलकुलेशन है, उस किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से, फार्मूला लगभग वही लगेगा। म्यू नॉट √2 म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई एल, और ये कहां दे रखा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है, तो आपका 36 का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा। 37, A and B are two concentric circular conductor of center O and carrying current I1 and I2. If ratio of their radii is 1:2 and ratio of flux densities at O due to A and B is 1:3, then the value of I1 I2 is तो B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, यहाँ पे 1 1 हो गया, ये हो गया, डिवाइड करो तो I1 अपॉन I2 इंटू R2 अपॉन R1। जो B1 अपॉन B2 दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/3। I1 अपॉन I2 कैलकुलेट करना है, और R2 अपॉन R1 क्या दे रखा है, R2 अपॉन R1 दे रखा है 2:1। तो यहां से अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो दे रखा है वो R1 अपॉन R2 दे रखा है, तो I1 अपॉन I2 क्या आने वाला है, 1:6 आने वाला, 1/6 आने वाला। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, तो 37 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए 38, इफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is neither nor perpendicular to that the magnetic field, then the orbit will be okay। मतलब कहने का ऑर्बिट मतलब जो पाथ है कि किस टाइप के पाथ पे वो चक्कर लगाएगा या मूव करेगा। अगर आपका थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ठीक, तो जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो पाथ होगा वो आपका कैसा होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन इन तीनों को छोड़ के अगर थीटा कुछ है तो हमेशा पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर इज हेलिक्स, तो 38 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा।
39. A charged particle moves with velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle is. तो यहां पर बच्चा क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है v क्रॉस b. अब अगर उसने चार्ज पार्टिकल बोला है तो उस पर चार्ज होगा, तो हमेशा तो जीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना, न तो ऑलवेज जीरो न तो नेवर जीरो. कह रहा जीरो इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर. अगर वी और बी परपेंडिकुलर होगा तो फिर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा. वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा. अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो साइन जीरो कितना होगा? जीरो होगा. साइन जीरो जीरो हो जाएगा. और जब ये जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ये तब आपका v क्रॉस b क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स v क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो. या फॉर्मूले सोचेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, तब भी आपका क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है. तो जीरो तभी आ रहा है जब आपका b और v क्या है? पैरेलल है. ओके, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस. तो ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना. तो अगर हम बात करें तो यहां पे जो डायरेक्शन होता है, जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा. अगर ये जेड एक्सिस है तो अगर आप इससे इस तरह कर रहे हो तो ये जो अंगूठा है वो आपका क्या है? y एक्सिस के अलोंग. तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? y एक्सिस. तो 40 का आपका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा. A charged particle is released from rest in a region of steady uniform electric and magnetic field which are parallel to each other. Particle will move in. Particle will move in. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात की जा रही है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात की जा रही है तो उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा एफ ई प्लस एफ एम होगा. एफ ई प्लस एफ एम होगा, ठीक है. और यहां पर एफ नेट होगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी. ठीक है. अब यहां पर क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सॉरी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो जो पार्टिकल होगा वो हमेशा किस पाथ में मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा. किस पाथ पे मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा. तो आपका राइट आंसर इज फर्स्ट. राइट आंसर इज फर्स्ट. तो यहाँ पे 41 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा. An electron moves with a constant speed v along a circle of radius r. Find the ratio between its magnetic moment and angular momentum. तो अगर बात की जाए यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें m की, तो I इंटू क्या लिखेंगे? a लिखेंगे. अब I की अगर हम बात करें तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? स्पीड v से मूव कर रहा है, ओके. तो I बराबर हो जाएगा आपका E अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर. ये ठीक है ना, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर.
और अगर मैं टी को लिखना चाहूं तो टी होता है 2 पाई आर अपॉन वी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कैंसिल होगा, ई वी आर अपॉन 2 बनेगा, क्योंकि पाई से पाई भी कैंसिल होगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर होगा एम वी आर। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, L बराबर एम वी आर। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालें तो ई वी आर बाई 2 इंटू एम वी आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई बाई 2m आएगा, ई बाई 2m आएगा। तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। तो ये आपका 42 का आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। 43, 3 long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in figure. The wire C, which carries a current of 5 ampere, is so placed that it experiences no force. The distance of wire C from wire D is L. देखो यहां पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो इसके द्वारा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पर है, तो ये दोनों जितना फोर्स लगा रहे होंगे उतने ही ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे। सेम डायरेक्शन पर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेंथ क्या सेम है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेंगे इसका लेंथ क्या होगा? L होगा थोड़ी देर के लिए, ये जो बीच वाला C वायर है। तो यहां पे जो फोर्स आएगा F1 और ये F2, तो जो F1 आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। इस फार्मूले का प्रयोग करना है मुझको, ये की कॉन्सेप्ट है आपका। तो F1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट 15 इंटू 5 इंटू L अपॉन डिस्टेंस हो गया x। F2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 10 इंटू 5 इंटू L अपॉन 15 माइनस x। दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो जब बराबर करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 15 इंटू 5 इंटू L अपॉन x बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 10 इंटू 5 इंटू L अपॉन 15 माइनस x। ये इससे कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 15 अपॉन x 10 अपॉन 15 माइनस x, 5 से डिवाइड कर दो 2, ये 3, 45 माइनस 3x बराबर 2x आएगा। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 45, x बराबर क्या आ जाएगा? 9। x बराबर कितना आया? 9 सेंटीमीटर आया। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। तो ये आपका राइट आंसर होगा 44। अब magnetic moment 50 I cap ampere meter square is placed along the x-axis in a magnetic field B. 0.5 I cap plus 3 J cap Tesla. The torque acting on the magnet. जो टॉर्क है आपका टाउ, वो आपका M क्रॉस B, वो आपका क्या है? M क्रॉस B। M कितना दे रखा है बच्चा? 50 क्रॉस B कितना दे रखा है? 0.5 I कैप प्लस 3 J कैप। अगर इसको सॉल्व करोगे 50 I कैप बच्चा। ये देखो ये I कैप क्रॉस I कैप क्या होता है? 0 होता है। तो ये 150 I कैप क्रॉस J कैप होगा। और I कैप क्रॉस J कैप को क्या लिख सकते हैं? K कैप। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। 45, magnetic field at a distance r from infinitely long straight conductor carrying a steady current varies as। infinite length के वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो यहाँ पे B प्रोपोर्शनल टू I और B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन होता है B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। तो ये बच्चे आपके 24 से 50 तक के 45 तक के क्वेश्चंस के डिस्कशन का सॉल्यूशन था आपका। और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, ठीक है ना? जरूर एक दिन आप सफल होंगे, बस मेहनत करते रहिए आप। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।